मेरा नाम गुंजन श्रीवास्तव हुआ। मैं विधान नाम से लिखता हूँ। मेरी पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई। मैं एमए राजनीतिक विज्ञान में हूँ और इन दिनों सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और कविताएं लिखता हूँ। मेरी कविताएं तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। परिभाषा: मैं सफलता की भ्रम को चूमने से नकारता हूँ, आमंत्रित करता हूँ असफलता को अब वापस अपने संग तैयार हो प्रतिस्पर्धा करने को। मैं हार के दुर्गंध में लेटा बरसों से देखता आ रहा हूँ जीत के महक का सपना। मैं निराशा के सिक्के को अपनी चोटिल उंगलियों से पलट देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ उसने अपनी दूसरी ओर छुपा रखी है मेरी आशा को, और मैं तब तक तुम्हारी दौड़ में शामिल होने को तैयार नहीं जब तक तुम समझ नहीं लेते मेरी हार जीत की परिभाषा को। आयु: बिता चुका हूँ जब इस संसार में एक शेर के जीवन काल से दुगुना वक्त। देख चुका हूँ गौरैया के करीब 8 पीढ़ियों को। काट चुका हूँ इस धरती पर एक घोड़े की आयु के समान जीवन। और जब हो चुका हूँ भगत सिंह की मृत्यु से 4 वर्ष बड़ा, सोचता हूँ क्यों हुआ है मेरा जन्म, हूँ किस लिए दो तलवों पर मैं अब तक व्यर्थ खड़ा। इत्तेफाक: अभी बची हुई थी मेरी दुर्गति, और एक मैं था जो सोच रहा था कि मर जाऊंगा आसानी से। बचे थे मेरी जिंदगी के सबसे भयावह दिन, मेरा लखना सिसकना, मेरे हार मार लेने का जश्न होना था तीनों लोकों में। मुझे इस क्रूर आधुनिक युग में भी बंदूक और तोपों की जगह बिछो और कलंक के तीर से मरना था। मेरे सीने को बूंद बूंद कलसना था मेरी निष्ठा और प्रेम को। मेरी मृत्यु को टाला गया था, मुझे पढ़ना था तुम्हारे प्रेम में मेरी प्रिय, और हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरत का रचा एक कार्यक्रम था। निहत्थे का साथी: जब तक लड़ाई बराबरी की नहीं हो जाती, मैं हर हथियारबंद के सामने खड़े निहत्थे का साथी हूँ। मैं किसी जनसंख्या का हिस्सा नहीं, आदम जात की अल्पसंख्यक आबादी हूँ। मैं प्रतिद्वंदी की हार को अपनी जीत मानने से नकारता हूँ। मैं जीवन को परदेसी की नजर से देखता और मृत्यु को मातृभाषा में पुकारता हूँ। लोकतंत्र की हत्या: मेरी मृत्यु गर कानून की लाचारी की वजह से या किसी गुंडे की गोली से, न्याय के लिए भटकते कभी अदालत के चक्कर लगाते, संसाधनों से युक्त इस देश में एक रोटी की खातिर हो जाए, या किसी अस्पताल की चौखट पर रकम न भर पाने की खातिर हो, तब उसे तुम मृत्यु मत कहना दोस्त। अखबार लिखें, यादें लोकतंत्र के कीड़े कुछ गवाह, तब भी उसे तुम हत्या ही कहना। मेरे परिजनों से कहना कि मुझे लिटाए लकड़ियों के सेज पर। मेरे परिजनों से कहना कि मुझे न लिटाएं लकड़ियों के सेज पर। करवा लाए संविधान की कुछ प्रतिलिपियां जिन पे मैं लेट सकूं अपने मित्र शरीर को लिए। और कहना मेरी आखिरी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु को लोकतंत्र की हत्या मानी जाए। एक कविता, शीर्षक कविता है, अपने प्रिय कवि सुबोध सरकार की कविता भूत राक्षस से प्रेरित होकर लिखी है। कविता नहीं पढ़ते लोग, फिर भी नहीं पढ़ लिख सकते छात्र अपने प्राध्यापक के खिलाफ इसे। ना ही लिख सकते हैं कर्मचारी अपने अधिकारी के अत्याचार के विरुद्ध। कविता लिखने से अच्छा है आदमी करे कोई काम चलाओ धंधा, क्योंकि 8वीं पास मुखिया को उकसाती है उसके खिलाफ लिखी पंक्तियां। प्रधानमंत्री नहीं पढ़ते कविता, फिर भी उसके खिलाफ लिखने पर सक्रिय हो जाती हैं कवि के खिलाफ उनकी एजेंसियां। कविता से फर्क नहीं पड़ता
ऐसा बताते नहीं, समझाना चाहते हैं तुम्हें प्राध्यापक, मुखिया और प्रधानमंत्री, ताकि मत पढ़ो तुम भूल से भी अन्याय के खिलाफ लिखी इबारत। कविता कोई नहीं पढ़ता, फिर भी बता दिए जाते हैं एक पंक्ति के लिए, इस देश में एक कवि राजद्रोही। ऊंचे होने का नाटक। पैसे को गिनता आदमी नहीं सोचता उसके हाथों में आने से पहले वे क्षत्रिय के हाथों में थे या किसी शूद्र के। ना ही वो पूछता है एक वेश्या से उसे भोगने से पहले उसकी जात। आदमी ऊंचे होने का नाटक करता है सबों के बीच, तन्हाई में आदमी जानता है अपनी असली औकात। अगली कविता की शीर्षक है मेरे आदमी की बेइज्जती है। मैं किस पंथ से हूँ मुझे इस नजर से देखा जाना, मेरे अंदर मौजूद मेरे आदमी की बेइज्जती है दोस्त। ये सवाल मेरे लिए इतना मत महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वो यह है कि मैं क्यों हूँ और अब तक इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। मुझे मालूम है एक आदमी का जीवन तुम्हारे धर्म और सभी पंथों से बहुत बड़ा है, और मैं खुद को उस और खड़ा करता हूँ जहाँ आदमियत हर भूखे आदमी के पक्ष में बेशर्त खड़ा है। मुझे तुम्हारी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं और ना ही मैं उससे अपमानता हूँ। मैं हर उस चीज जिससे समाजवाद की बू नहीं आती अब सिरे से नकारता हूँ। अगली कविता की शीर्षक है मुझे इंतजार नहीं होता। मैं नहीं जानना चाहता औरों की तरह पुनर्जन्म और उनकी काल्पनिकता की रहस्य, और ना ही सुनना चाहता हूँ ऐसे अफसाने जिसमें अनिश्चित हो स्वयं उसके किरदार। मुझे इंतजार नहीं होता किसी कहानी के दूसरे भाग के आने का। ना ही मैं देखता हूँ श्रृंखलाओं वाली फिल्में। मैं खुद को खत्म समझता हूँ अपनी कहानी में उसके आखिरी पन्ने पर, हमेशा हमेशा को। नहीं चाहता कि याद रखा जाऊं मैं सदियों तक, बनाए जाएं मेरी स्मृतियों में स्मारक। करूं वो सब जिसके बाद रखें जाएं मुझ पे सड़कों के नाम, छपे दीवारों पर मेरी तस्वीरें, मेरे नाम से छले कोई नेता अनगिनत गरीबों और उनके उम्मीदों को। नहीं होना चाहता मैं इस यंत्र का शिकार, और ना ही मरना चाहता हूँ उस अंधविश्वास में जिसकी आड़ में इंसानियत को निगल रही है खुदा बनने की चाहत दिन प्रतिदिन। मुझे मालूम है मेरे किरदार का वजूद मेरे पेट में रखी रोटी की देन है। मुझे मालूम है मेरे किरदार का वजूद मेरे पेट में रखी रोटी की देन है, और मैं उस कहानी पर भरोसा नहीं करता जिसे मैं कल खुद नहीं सुन सकता। अगली कविता इस बीच। भूल बैठा हूँ अपने गांव के सबसे बूढ़े कबूतर। मालूम नहीं अंधेरे में हमें घर तक छोड़ने वाला कालू कितना जीवित है भी या नहीं। महीनों से नहीं ली सुध अपने दोस्तों की। नहीं पता जा रहे हैं मेरे गांव के बच्चे शहर पढ़ने या ढूंढने कोई काम। कंक्रीट के जंगल में 3 मंजिले मकान पर बैठा मैं होता जा रहा हूँ एक नौकरी की खातिर। दिन प्रतिदिन कितना नमक हराम। अगली कविता राजा के नाम। कुचल सकते हो तुम किसी को, भर सकते हो किसी को भी अपने पंजों में। अपने पीछे भेड़ियों की फौज लिए संख्या में भी तुम सबसे अधिक हो चुके हो इन दिनों। तुम राजा हो उस मुल्क के जिस मुल्क में बना रखा है मैंने छोटा सा मकान। तुम्हारे पास बंदूक, तोप और सैनिकों के साथ अब कुछ बुलडोजर भी हैं। कभी भी मेरे छोटे से मकान पौधे सहित मेरे सपनों को ध्वस्त कर तुम मुझसे मांग सकते हो मेरी नागरिकता का प्रमाण। बता सकते हो मुझे देशद्रोही किसी सुबह तुम। कह सकते हो मुझसे मेरी राष्ट्रीयता सिद्ध करने को गाने अपना राष्ट्रगान।
शहीद सैनिक के बच्चे, जिनके पिता इस युद्ध में शहीद होंगे, उनके सीने में धड़कते रहेगी आजीवन एक आग, दुश्मन देश के सैनिकों को मार गिराने की। शासक को अधिक मेहनत नहीं करनी होगी सैनिकों की संख्या में संतुलन बनाए रखने और अगले युद्ध के लिए सीना भेद देने वाले लड़ाकों की तलाश करने में। लड़ाके तैयार हो रहे होंगे अपने सैनिक पिता के कातिल को मारने का प्रतिशोध लिए, जो तैयार करेंगे कुछ और अनाथ पड़ोसी मुल्क की सेना में काम आने को। रुकने का सवाल नहीं कहाँ था, महज उसके रुक जाने से कुछ नहीं होता। मालूम था उसे, हर दस्तूर तोड़ते चले आए उसके पांव, हर जुर्म पर उसके दस्तखत थे। तब उसके सीने में धड़कन दौड़ रही थी, उसकी रगों में लहू का तैरना जारी था, सांसों का आना जाना लगा था उसके फेफड़ों तक। पृथ्वी घूम रही थी, हवाएं चल, इस बीच कोई उसे उसका जुर्म बता रहा था। जब इतना कुछ चल ही रहा था तो उस लड़की के रुकने का सवाल कहाँ था। भाषा का समाज साफ, मातृभाषा माँ की भाषा रही, मगर जुबां पे रहा पिता का राज। मिट्टी जाति से जरूर स्त्री रही, पर जमीन पे हमेशा रहा पुरुषों का हक। भाषाएं पितृत्वात्मक रहीं, जिन्होंने रचा दुनिया भर के तमाम अपशब्द स्त्रियों के लिए। बोलियां इठलाई पुरुषवाचक शब्दों पर, बोलियां इठलाई पुरुष बोधक शब्दों पर प्रश्नवाचक मुद्रा में, और लज्जित हुई स्त्री बोधक शब्दों पर विस्मय आदि बोधक में। भाषाओं ने चिन्हित किया स्त्रियों को विदुपहास के लिए। स्त्रियां अपनी चुप्पी और शब्दों के चयन के साथ पुरुष के कटघरे में खड़ी रही हमेशा। सवाल उठाने वाली स्त्री बदजुबान कही गई भाषाओं में, और सबसे सुंदर स्त्री बनी मौन रहने वाली मोनालिसा। इकलौते भाई की बहनें, वे बेटे की चाह में जन्मी बेटियां थीं। संसार में बातें बनाई जो चिराग बनने से चूक गई थीं। उन्हें मालूम था उनकी माँ कई बेटियों को जन्म देकर भी खुद को बांझ समझती रहीं। अपने भाई के जन्म लेने तक कैदियों की माफिक रहीं वे अपने ही जन्म लेने के अपराध में। एक दिन जब भाई ने ले ही लिया जन्म, तो बहनें बहुत खुश हुईं। बारी बारी से सभी बहनों ने किया उसका शुक्रिया अदा संसार में उसके देर से आने का। वे जानती थी उसके पिता और माँ ने नहीं, बल्कि उसके इस नवजात भाई के संसार में देर की आने की वजह से हुआ था उनका जन्म। मुल्क में इन दिनों हर चीज रख दी गई है अव्यवस्थित। नदियों ने कर लिया है अपने कदमों को पीछे, सिकुड़ रही हैं वे विकास को बेधड़क आता देख अपनी ओर। सड़कें फैला रहे हैं बाहें को चौखट तक, जी फेर रहे हैं इमारतें जंगलों को देख। इस मुल्क के मानचित्र ने छोड़ दिया है अपनी बाजुओं और सिर के सिवा अपनी बाकी अंगों का ख्याल रखना, चुनाव के दिनों के अलावा। हर सुबह मुल्क के कान जुबान पर बारी बारी से रख दिए जाते हैं संविधान के अनुच्छेद। जो कुछ कर नहीं सकता संसद में बैठा है, और जो बदल सकता है मंजर मुल्क का है इन दिनों कैद।